नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आगे आने वाले वीडियो का विषय उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसका विषय होगा राजा महाराजाओं के शाही चौचले। अगर आप भारत के राजा महाराजाओं के शाही शौकों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। तो कहानी पर आते हैं। ये कहानी दो पार्ट में हम बना रहे हैं। एक पार्ट आप पहले देख चुके हो और उसमें हम पहुंच गए थे कहां कि नाथुराम गोडसे अपने साथियों के साथ बिरला हाउस के पीछे जाकर हथियारों का परीक्षण करता है, जहां उनके पास दो पिस्तौल थी। एक गोपाल गोडसे के पास, जो कि वह अपनी फौज की नौकरी से वापस आते समय चुरा कर लाया था, वो पिस्तौल चली ही नहीं थी। दूसरी उनके एक साथी दिगंबर बड़गे के पास, जो कि एक देसी पिस्तौल थी। उस पिस्तौल से गोली तो चली थी लेकिन वह निशाने पर नहीं लग रही थी। जो टारगेट वो लगाते थे उसके आसपास भी गोली नहीं जाती थी। तो ये इस जो उन्होंने परीक्षण किया इससे काफी निराश हुए और वापस चले। वापस आते समय उन लोगों ने बिरला हाउस की रैकी की। वे बिरला हाउस के अंदर बगैर किसी रोक टोक के पहुंच गए। वहां जाकर वे उस स्थान का निरीक्षण करते हैं जहां गांधी जी बैठकर शाम के समय लोगों को प्रवचन देते थे, जो कि उनकी संध्या आरती का समय होता था और वो प्रार्थना सभा में लोगों को संबोधित करते थे। वहां पहुंचे, वो एक पत्थर पर बैठते थे। उस पत्थर के पीछे कुछ कोठरियां बनी हुई थी और उन कोठरियों में झरोखे थे 5 बाई 5 इंच के। तो उन्होंने ये योजना बनाई कि अगर कोठरी के अंदर जाया जाए तो झरोखों से गांधी जी पर फायर किया जा सकता है। सारा निरीक्षण करके वो वापस आ जाते हैं। वापस आकर के मरीना होटल के 40 नंबर कमरे में रात को 10 बजे सभी लोग अगले दिन की योजना तैयार करते हैं। वो अपनी योजना बनाते हैं और योजना में यह तय हुआ कि गोपाल गोडसे और दिगंबर बड़गे ये दोनों कोठरी के अंदर घुसेंगे। दिगंबर बड़गे पिस्तौल से गांधी जी के ऊपर निशाना साधेगा, जबकि गोपाल गोडसे वहां से एक हथगोला बाहर की तरफ लुढ़का देगा। इसी दौरान उनका जो एक अन्य साथी था मदन लाल पहावा, वह बाहर टाइम बम फिट कर देगा और जैसे ही बम फटेगा ये दोनों अपने कार्य को अंजाम देंगे। बाकी के लोग भीड़ में खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी सहायता करेंगे। उस रात नाथुराम गोडसे को नींद नहीं आई। उसका सिर बहुत जोर से दुख रहा था। सुबह वे लोग अपना नाश्ता करते हैं और योजना पर फिर से विचार करते हैं। अब बिरला हाउस में जाने का समय आ गया था। नाथुराम गोडसे और दो साथी, जिनमें एक करकरे था, जो विष्णु करकरे है वो, और दूसरा ये मदन लाल पहावा, ये तीनों के तीनों टांगों से बिरला हाउस जाते हैं। अलग अलग टांगे पकड़कर 5-5 मिनट के अंतराल पर ये लोग बिरला हाउस जाते हैं। जबकि जो बाकी के 3 लोग बचे, नारायण आप्टे और उसके 2 साथी, वे दिल्ली में रीगल सिनेमा के पास से एक टैक्सी हायर करते हैं, जिस टैक्सी का नंबर था PBF 611। ये सेवरलेट कंपनी की टैक्सी थी। इसको लेकर, इसको हायर करके वो लोग बिरला हाउस की तरफ रवाना होते हैं। वहां पहुंच करके सबसे पहले मदन लाल पहावा भीड़ में से आगे निकलता है। वो गांधी जी को प्रणाम करता है और गांधी जी की दाईं तरफ की जो दीवार थी वहां दीवार के पास घास में टाइम बम छुपा देता है। इधर विष्णु करकरे कोठरी के मालिक को 10 रुपए रिश्वत देता है और कहता है कि मेरे 2 पत्रकार साथी कोठरी के अंदर से जो झरोखे हैं वहां से गांधी जी की तस्वीर लेना चाहते हैं,
तो कुछ समय के लिए आपकी कोठरी उन्हें दे दी जाएगी। वो राजी हो जाता है। और जब दोनों के दोनों लोग, कौन कौन, गोपाल गोडसे और बड़गे, कोठरी के अंदर जाने को तैयार होते हैं, तो बड़गे देखता है कि कोठरी का मालिक काना है, और इस बात को वो एक बड़ा अपशकुन मानता है, जिस वजह से वो कोठरी के अंदर जाने से इनकार कर देता है। अब जो गोपाल गोडसे है, वो गोपाल गोडसे कोठरी के अंदर चला जाता है। अंदर से वो कोठरी के दरवाजे की कुंडी बंद कर लेता है और अंधेरे में टटोल कर वो झरोखे के पास पहुंचता है। वहां जाते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि जो झरोखे थे वो जमीन से 8 फीट की ऊंचाई पर थे। बाहर से वो लोग अंदर की ऊंचाई का सही अनुमान नहीं लगा पाए थे। अब वो आसपास अंधेरे में ही टटोल कर एक चारपाई को ढूंढता है और चारपाई पर चढ़कर अपना जो हथगोला उसको फेंकना था उसका प्रयास करता है, लेकिन चारपाई की रस्सियां ढीली थी। जैसे ही वो चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करता है तो तुरंत वो फिसल कर नीचे आ जाता और वह अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाया। इधर बाहर मदनलाल पहावा ने टाइम बम फिट कर दिया था और ठीक समय पर उसने अपनी सिगरेट जलाई, सिगरेट के कस लिए और जलती हुई सिगरेट बम के फलीते पर रख देता है और वहां से हट जाता है। भीड़ में खड़े हुए विष्णु करकरे और नाथुराम गोडसे बड़ी बेसब्री से झरोखे के अंदर से पिस्तौल के चमकने का इंतजार कर रहे थे कि कब वो पिस्तौल चमके और इधर से विष्णु करकरे भी हथगोला गांधी जी की तरफ उछाले। लेकिन झरोखे से पिस्तौल नहीं चमकी और उधर मदनलाल पहावा का टाइम बम फट गया। बम के फटते ही भगदड़ मच जाती है और मदनलाल पहावा को वहां पकड़ लिया जाता है। ये लोग वापस अपने अलग अलग स्थानों पर भाग जाते हैं और इस प्रकार से गांधी जी की हत्या करने की पहली योजना इन लोगों की फेल हो गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे अपने 2 साथियों गोपाल गोडसे और विष्णु करकरे को एक गुप्त स्थान पर मिलते हैं और वहां नाथुराम गोडसे उनसे कहता है कि हमारी जो सबसे बड़ी भूल है वो ये थी कि हमने बहुत अधिक व्यक्तियों को इस योजना में शामिल कर लिया। यह कार्य तो सिर्फ एक व्यक्ति का था और वो अपने भाई से कहता है कि आप शादीशुदा हो और अपने घर के कार्यों में ध्यान दो और आप यहां से चले जाइए। इस प्रकार से वो 3 लोग बचते हैं। पहले वाली घटना के 10 दिन के बाद 2 व्यक्ति फिर से हवाई जहाज से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। कौन? नाथुराम गोडसे और उसका साथी नारायण आप्टे, जबकि विष्णु करकरे ट्रेन से दिल्ली पहुंचता है। वहां जाकर के वो लोग एक पिस्तौल का इंतजाम करने में जुट जाते हैं कि कोई पिस्तौल उन्हें मिल जाए जिससे गांधी जी की हत्या की जा सके। यहां वहां घूमते रहते हैं, कहीं पिस्तौल नहीं मिलता। वो शरणार्थियों के कैंपों में जाते हैं कि वहां किसी के पास पिस्तौल हो, लेकिन शरणार्थी कैंपों से भी उनको पिस्तौल नहीं मिलता। चारों तरफ से निराश होने के बाद नाथुराम गोडसे कहता है कि अब तो हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक है और वो यहाँ से 196 मील दूर ग्वालियर में है। यानी कि वो कहता है कि हमें ग्वालियर से पिस्तौल मिल सकती है और अगर वहां से भी हमें पिस्तौल नहीं मिली तो हमें अपनी योजना को यहीं पर अधूरा छोड़ना होगा। 27 जनवरी 1948 रात 10 बजे की गाड़ी से ये लोग, कौन कौन? नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे ग्वालियर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां रात को पहुंचकर वे एक दरवाजा खटखटाते हैं। अंदर से उनका एक पुराना मित्र जो कि डॉक्टर था वो निकलता है। नाम था परचुरे। परचुरे एमबीबीएस डॉक्टर था, लेकिन वह अपना एक होम्योपैथिक अस्पताल चलाता था और उन लोगों ने परचुरे से कहा कि परचुरे, हमें इस प्रकार से गांधी जी की हत्या करने के लिए पिस्तौल चाहिए। तो परचुरे जो है वो उन्हें अगले दिन उसके
होम्योपैथिक अस्पताल में मिलने के लिए कहता है। ये लोग दोपहर को होम्योपैथिक हॉस्पिटल जो उसका था वहां जाते हैं और परचूरे उन्हें एक काले रंग की बेरेटा पिस्तौल और 20 कारतूस ला करके देता है और वे उन्हें लेकर के अपने ओवरकोट में छिपा के वापस दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उनका साथी विष्णु करकरे उनकी राह देख रहा था और वो तीनों बड़े खुश होते हैं कि हमें गांधी जी की हत्या करने के लिए पिस्तौल मिल गया। अगले दिन 29 जनवरी को वे उस पिस्तौल का परीक्षण करने के लिए उसी स्थान पर दोबारा जाते हैं। बिड़ला हाउस के बिल्कुल पीछे घने जंगल थे, वहां जाते हैं। एक कीकर के पेड़ को निशाना बना करके 4 बार फायर करते हैं और जो निशान उन लोगों ने बनाया था ठीक उसी जगह चारों बार निशाना लगता है और वे इस बात से आश्वस्त हो जाते हैं कि पिस्तौल बिल्कुल सही है और यह अपना कार्य सही ढंग से करेगी। वापस आकर के वो योजना बनाते हैं और नाथूराम कहता है कि यह कार्य हम कल ही अंजाम देंगे। उस रात तीनों दोस्त भरपूर भोजन का आनंद उठाते हैं, जी भर के खाना खाते हैं और गहरी नींद से सोते हैं। बल्कि नाथूराम गोडसे सो गया था और बाकी के 2 दोस्तों ने पास के ही एक थिएटर में जाकर के फिल्म देखी थी। अगले दिन 30 जनवरी को ये योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से, तो पहले तो कैमरे वाले के पास जाते हैं कि फोटोग्राफर की वेशभूषा बना करके जाएंगे, लेकिन ये बात उनको हजम नहीं हुई। उसके बाद फिर आपटे कहता है कि तुम एक बुर्का पहन लो और बुर्का पहन के उसमें पिस्तौल आसानी से छुपा के गांधी जी की हत्या कर दो। लेकिन बुर्का पहन के देखा गया तो नाथूराम गोडसे के हाथ उसमें फंस जाते थे। उसने कहा कि मुझसे यह नहीं होगा। तब विष्णु करकरे ने कहा कि कई बार सबसे आसान युक्ति ही सबसे अच्छी रहती है, तो कोई भी योजना मत बनाओ, सीधे जाओ और अपना कार्य कर दो। तब नाथूराम गोडसे एक स्लेटी रंग का फौजी ढंग का एक सूट पहनता है, जो कि एक ढीला ढाला सूट था। उसमें उस पिस्तौल को छिपाता है और वह टांगा पकड़ के बिड़ला हाउस की तरफ चला जाता है। उसके जाने के ठीक आधे घंटे के बाद बाकी के 2 लोग भी टांगे से बिड़ला हाउस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उन लोगों ने देखा कि बहुत अधिक भीड़ वहां पर जमा थी और पहली बार ऐसा हुआ था कि गांधी जी निर्धारित समय पर प्रार्थना सभा में नहीं पहुंचे थे। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रार्थना सभा हो और गांधी जी समय पर ना पहुंचे हों। इसका भी एक कारण था। उस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से मिलने के लिए वहां आए हुए थे और उन दोनों की वार्ता इतनी लंबी चल गई कि गांधी जी को समय का अंदाजा ही नहीं रहा कि प्रार्थना का भी समय हो गया है। इधर मन्नू और आभा उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दूर से ही मन्नू ने ऐसे हाथ से घड़ी का इशारा करके गांधी जी को संकेत दिया और गांधी जी ने जब समय देखा तो वो चौंक गए और तुरंत हड़बड़ाकर उठे और वहां से चलने लगे। उस समय गांधी जी की काया बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी थी, या ये कहिए बहुत अधिक दुबले पतले हो चुके थे। वेट भी इनके अंदर बहुत कम रह गया था, लगभग 44 से 45 किलो का वजन इनके अंदर था। एक तरफ आभा और दूसरी तरफ मन्नू उनको सहारा दे करके प्रार्थना सभा की तरफ ला रहे थे। योजना के अनुसार नाथूराम गोडसे को उस समय गोली मारनी थी जब गांधी जी प्रार्थना सभा में बैठे हों और अपना भाषण दे रहे हों। लेकिन गांधी जी अचानक भीड़ को चीरते हुए आने लगे और नाथूराम गोडसे की से बिल्कुल 10 फीट की दूरी पर गांधी जी आ चुके थे और गोडसे ने सोचा कि स्वयं भगवान ने उनको यह अवसर प्रदान किया है और उन्होंने योजना के अनुसार कार्य न करके तुरंत उसी समय गांधी जी की हत्या करने का मन बना लिया। गोडसे आगे निकला, भीड़ से अलग होकर के आगे निकला और गांधी जी को प्रणाम किया। जब वो गांधी जी को प्रणाम करने लगा तो मन्नू ने हाथ से उसको हटाने की कोशिश की कि भैया एक साइड हो जाओ, गांधी जी बहुत लेट हो चुके हैं पहले ही।
लेकिन गोडसे ने अपने हाथ से मन्नू को एक तरफ धकेल दिया और अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी पर दाग दी और गांधी जी ने हे राम कहते हुए अपनी अंतिम सांस ली और वो वहीं पर ढेर हो गए। नाथूराम गोडसे ने वहीं सरेंडर कर दिया, वो भागा नहीं और पुलिस ने उसको वहीं पकड़ लिया था। बाकी के 2 साथी भाग गए। फिर पुलिस ने बाद में एक एक करके 8 साथियों को गिरफ्तार किया था और इनके ऊपर मुकदमा चला, जिसमें नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा हुई थी और इन दोनों को अंबाला जेल के अंदर फांसी दी गई थी। जो दिगंबर बड़गे था वो सरकारी गवाह बन गया और सरकारी गवाह बनकर उसने सारी योजना, सारी घटनाएं पुलिस को बता दी और कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दे दी, जिस कारण से वह बच गया। वीर सावरकर के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, जिस कारण से उनको भी मुकदमे से हटा दिया गया। बाकी को उम्र कैद की सजा हुई और सजा पूरी करने के पश्चात जो ये कहानी मैंने आपको बताई है, ये विष्णु करकरे जो एक होटल का स्वामी था उसने लेखकों को बताई थी और उसी के अनुसार लेखकों ने इसे अपनी पुस्तक में लिखा था और जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। इस जो ये कहानी बताई है इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है, जो पुस्तक मैंने पढ़ी जो का तो विवरण करने की आपके सामने कोशिश की है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो कमियां आपको दिखाई दें तो कृपया कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।